यह कहानी है एक गरीब किसान की। गांव में बम्बू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी चिंकी, बेटा टिक्की और बेटी मिनी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह किसी तरह जैसे तैसे करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप इतनी मेहनत करते हैं और पूरा दिन ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं होता। हमें जीवन में इतने कष्ट झेलना पड़ रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। जी, मैं तो अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूँ। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं। तो आखिर हमें हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा? चिंकी, तुम इतना चिंतित मत हो। हमें धैर्य से काम करना है। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। बाम्बू बहुत ही अच्छा इंसान था। वह अपना काम ईमानदारी से करता था और गांव में हर किसी की मदद करता था, इसलिए गांव के लोग भी उसे मानते थे। फिर इसी तरह समय बीतता गया। बाम्बू ने अपने गांव के सेठ से कर्ज लिया था। फिर एक दिन वह सेठ बाम्बू के घर आता है और कहता है, नजरेनिया, क्या तुम मेरा कर्ज वापस नहीं करना चाहते? सेठ जी, ऐसा नहीं है। तो भाई, तुमने पिछले 4 महीनों से ब्याज क्यों नहीं दिया? सेठ जी, अभी हमारे पास पैसों की तंगी चल रही है, इसीलिए मैं आपको ब्याज नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। मैं आपका सारा ब्याज अवश्य चुका दूंगा। बाम्बू, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, जो जायज है उसके अनुसार ही तुमको काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 महीने का और समय देता हूं। अगर तुम पूरे 4 महीनों का ब्याज दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर बाम्बू उदास हो जाता है और यह बात बाम्बू अपनी पत्नी को नहीं बताता है। अगले दिन से बाम्बू अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम करता है, फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं होता। फिर इसी तरह और सेठ बाम्बू की जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये सब होने के बाद किसान बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी चिंकी को बता देता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, ए जी, मैं तो आपसे कहती थी कि हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। अब देखिए ना, हम कितनी मेहनत करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे पास तो एक ही जमीन थी, अब वह भी नहीं रही। अब हम भला क्या करेंगे? हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब बाम्बू दूसरों के खेतों में काम करने लगा। फिर एक दिन की बात है, जब बाम्बू एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे वहां पर एक गिलहरी दिखाई दी। गिलहरी जख्मी हालत में थी। बाम्बू उस गिलहरी को अपने घर ले गया। फिर बाम्बू की बेटी मिनी वहां पर आती है और गिलहरी को दवा लगा देती है। उसके बाद वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको यह गिलहरी कहाँ से मिली? बेटिया, मुझे यह गिलहरी खेत पर मिली। जब मैं काम कर रहा था, तब मैंने इसे जख्मी हालत में पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने घर ले चलूं। फिर मैंने इसे घर ले आया। तभी गिलहरी बोली। बाम्बू, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। गिलहरी की बात सुनकर बाम्बू हैरान हो गया और बोला, क्या तुम बोल सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैं भी बोल सकती हूँ। तभी वहां पर बाम्बू की पत्नी आ जाती है और गिलहरी को बोलते हुए देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो जाती है। बाम्बू, मैं एक जादुई गिलहरी हूँ। तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। नहीं, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी कहती है, मेरी एक इच्छा है। हम चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा धनी हो जाएं। फिर बाम्बू भी ये बात मान जाता है और गिलहरी से कहता है, हाँ। हम भी धनी होना चाहते हैं। फिर क्या, बाम्बू के सामने एक बड़ा सा मटका आ जाता है जिसमें बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा भरा होता है। इतना सारा स्वर्ण मुद्रा देखकर बाम्बू की पत्नी कहती है, अरे वाह! इस मटके में तो बहुत सारा सोना है। अब तो हम बहुत धनी हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर चिंकी बहुत महंगे महंगे वस्त्र और गहने पहनने लगती है। तभी एक दिन चिंकी अपने पति बाम्बू से कहती है, ए जी, क्यों ना आप सेठ जी को पूरा पैसा लौटाकर अपनी जमीन उससे वापस ले लें? हाँ चिंकी, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। बाम्बू रुपए लेकर सेठ के पास चला जाता है। आओ भाई बाम्बू, कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं अपना कर्ज आपको लौटाने आया हूँ।
अच्छा, तो तुम मेरा ब्याज की रकम चुकता करने आए हो। पर भाई, जब तक तुम मेरा मूलधन नहीं चुका होगे, तब तक मैं तुम्हारी जमीन वापस नहीं करूंगा। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मैं ब्याज के साथ आपका मूलधन भी लौटाने आया हूं। यह लीजिए अपना पैसा। ये सब देखकर सेठ चौंक जाता है और बाम्बू से कहता है, अरे बाम्बू, अचानक से तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे पास ब्याज के रुपए भी नहीं थे। बस सेठ जी, बस आपको रुपए मिल गए। अब आप हमारी जमीन का कागजात लौटा दीजिए। बाम्बू जमीन का कागज लेकर अपने घर लौट गया। ये सब सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। चिंकी उस जादुई गिलहरी से बहुत सारा सोना मांगती रहती थी। उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाम्बू धन के लालच में दिन प्रतिदिन अंधा होता जा रहा था। बाम्बू और चिंकी दूसरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वे लोग गांव के सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगे थे। जब सेठ को यह सब बात पता चली कि अब बाम्बू बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, तो सेठ बाम्बू को ज्यादा उकसाने लगा, क्योंकि बाम्बू लोगों को कम ब्याज दर पर रुपए देने लगा था। तभी सेठ ने बाम्बू से कहा, बाम्बू भाई, तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम इतने कम ब्याज पर कर्ज क्यों देते हो? तुम्हें तो लोगों से ज्यादा ब्याज लेनी चाहिए। यही तुम्हारे पास मौका है। इससे तुम और धनी हो जाओगे और साथ में तुम्हारे पास जमीन भी बहुत सारी हो जाएगी। अब बाम्बू भी सेठ की बातों में आ जाता है। फिर बाम्बू अधिक ब्याज की दर से रुपए देकर लोगों की जमीन पर कब्जा करने लगा। पहले तो बाम्बू का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसीलिए लोग उससे कर्ज ले लेते थे, यह सोचकर कि वह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। परंतु धीरे धीरे बाम्बू गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा और जबरदस्ती गरीबों की जमीन पर कब्जा करने लगा। फिर पूरे गांव में बाम्बू के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया, परंतु कोई भी बाम्बू का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ टिक्की, जो कि बाम्बू का बेटा था, वह भी पैसों को देखकर बिगड़ चुका था। वह दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। साथ ही उसे जुए और शराब की भी बुरी लत लग गई। ये सब जानते हुए भी बाम्बू और चिंकी अपने बेटे टिक्की को कुछ भी नहीं कहते थे। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन टिक्की कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बाम्बू उसे हर वैद्य के पास ले गया, लेकिन उसका इलाज कहीं पर भी संभव नहीं हुआ। अब टिक्की की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तभी एक दिन बाम्बू के घर पर बहुत बड़े वैद्य जी आते हैं। तभी बाम्बू वैद्य जी से कहने लगा, वैद्य जी, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। आप जितना चाहें मुझसे पैसा ले लीजिए, पर आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। भाई, आपका बेटा ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि इसे दुनिया का कोई भी वैद्य नहीं ठीक कर सकता। वैद्य जी, मेरे पास बहुत सारा धन है, फिर भी आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं करते? आपको जितना पैसा चाहिए ले लो। भाई साहब, जीवन में हर चीज केवल धन से ही नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धन से परे होती हैं। हमें धन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमें एक ना एक दिन बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। इतना कहकर वैद्य वहां से चले जाते हैं। फिर चिंकी रोते हुए कहती है, पता नहीं हमारे बेटे को किसकी नजर लग गई। ये इतना बीमार हो गया कि कहीं पर भी इसका इलाज संभव नहीं है। हमारे बेटे की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हाँ चिंकी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है। अब यह भला कैसे ठीक होगा? इतना कहकर बाम्बू भी रोने लगा। ये सब बात उसकी बेटी मिनी सुन लेती है और वह कहती है, पिताजी, आप लोग भला यह सब अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम लोग भला अजीब सी बातें क्यों करेंगे? पिताजी, क्या इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि धन से दुनिया में सब कुछ संभव है? भैया को किसी की बुरी नजर नहीं लगी है, बल्कि यह सब आपके और माँ के कर्मों का फल है। आप धन के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि पिछले दिनों को याद भी नहीं रखा। आप लोगों ने गांव के ना जाने कितने लोगों का शोषण किया है और उनकी जमीन पर कब्जा किया है। आपने तो कभी टिक्की भैया को भी नहीं डांटा। जब वह शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, तब तो इन्हें आपने कभी नहीं डांटा। उन्हें तो आप कभी गलत काम करने से रोकते भी नहीं थे। पिताजी, यह जो कुछ भी हो रहा है, यह आपके कर्मों का फल है। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
हम धन के लालच में कुछ ज्यादा ही अंधे हो गए थे, जिसके कारण आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। इसी के कारण हमारे बेटे को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बहुत ही बुरा किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने गरीबों पर बहुत अत्याचार किया है। तभी चिंकी अपने बीते हुए समय को याद करते हुए कहती है, काश हमारा जीवन पहले जैसा हो जाता। हमें अब इतने धन की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे साथ मेरा बेटा ही नहीं रहेगा, तो हम इस धन का क्या करेंगे? तभी वहां पर जादुई गिलहरी आ जाती है और कहती है, चलो, कम से कम अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर बाम्बू और चिंकी भी गिलहरी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। बाम्बू, मैं तुम्हारी कोई भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार पहले जैसा था, सब कुछ वैसा ही हो जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारे पास ज्यादा धन हो। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतना कहकर जादुई गिलहरी वहां से चली जाती है। सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब टिक्की की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर बाम्बू और उसकी पत्नी चिंकी अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में सिर्फ धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता। हमें जीवन में अच्छे कर्म भी करने चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है।